अज़ीज़ तलबा, आज हम डिस्कस करेंगे मोल और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है और हम नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है वो इसी सिलसिले में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मोल होता क्या है। ठीक है, मोल, इसके ऊपर तो मैं एक तफसीली लेक्चर कर चुका हूँ, लेकिन आज इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं मज़ीद करूँगा ताकि आप मोल को समझ जाएं कि मोल क्या होता है। तो मोल दरअसल इसको कई तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास को, जिस तरह सोडियम का एटॉमिक मास है, हम जानते हैं सोडियम जो है वो 23 ग्राम होता है। ठीक है ना, 23 AMU होता है, AMU। इस तरह अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये होता है 16 AMU। ठीक है, 16 AMU। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन होता है 14 AMU। ये इनके एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। अगर हम इन ज़ाहिर एटॉमिक मास यूनिट तो बहुत छोटी यूनिट है, अगर हम अपनी आसानी के लिए इनको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, मसलन हम 23 AMU की बजाय हम कहें जी 23 ग्राम, तो ये 23 ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लें तो ये फिर 1 मोल के बराबर हो जाता है। ठीक है, 1 मोल। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ज़ाहिर ये 16 ग्राम हो जाएगा, तो ये 16 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो इसी तरह आप जो है नाइट्रोजन के लिए भी कह सकते हैं कि 14 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एटम ही हों, मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम इस तरह कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर वाटर की बात कर लें, H2O, ठीक है ना, H2O, तो वाटर जो है उसका अगर हम टोटल मोलर मास फाइंड आउट करें तो हम जानते हैं हाइड्रोजन 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये टोटल बन जाएगा कितना जी, 18 AMU, 18 AMU। लेकिन हम इसको AMU के बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करें, हम इसको लिख लें 18 ग्राम। ठीक है ना, तो ये 18 ग्राम में जब हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप H2SO4 की बात कर सकते हैं। H2SO4, अगर हम H2SO4 का टोटल मोलर मास कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन 2 हैं तो ये 2 हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 हो जाएंगे। इस तरह सल्फ़र जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 हैं तो ये 64। टोटल को हम जमा करें तो ये बन जाएगा 98 AMU। लेकिन AMU में एक्सप्रेस करने के बजाय हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये बन जाएगा 98 ग्राम। जब ये 98 ग्राम हो जाएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा जी, ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोल जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसको एक और तरह से भी कह सकते हैं कि एक मोल के अंदर जो है, एक मोल जो होता है उसके अंदर कितने एटम होते हैं, ये कितने मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये बराबर होते हैं कार्बन 12, यानी आपके पास ये जो कार्बन है, कार्बन ये 12, इसका 12th पार्ट हो। ठीक है ना, कार्बन का 1/12 पार्ट। ठीक है, 1/12। तो कार्बन का 1/12 जो है, ज़ाहिर ये कोई पार्ट बनेगा, इसके अंदर जितने भी एटम आ जाते हैं, जितने भी एटम आ जाते हैं, इन एटमों को काउंट कर लें। ठीक है, इनकी कोई तादाद आ जाएगी, इन एटमों को काउंट कर लें। इतने ही काउंटिंग आप ऑक्सीजन की करें, नाइट्रोजन की करें, वाटर की करें, सल्फ्यूरिक एसिड की करें, और फिर उनका वज़न मालूम करें तो वो मोल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत आसानी के लिए आपको यूँ बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये पूरा कार्बन का एक एटम है, इसको पूरा कार्बन का एक एटम मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसके हम 12 हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, इसके अगर हम 12 हिस्से कर लें, ठीक है, तो ये इसके जी 12 हिस्से बन गए। ठीक है, इक्वल 12 पार्ट। ठीक है, तो इसमें से ये वाला पार्ट जो है हम कह देते हैं जी कार्बन का ये 12 पार्ट है। इस 12 पार्ट को हम जुदा कर लेते हैं। ठीक है, इस 12 पार्ट को आप जुदा कर लें। अब इसके अंदर एटमों को गिने। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स को आप इसके अंदर काउंट कर लें, तो ये जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, ज़ाहिर इनकी कोई तादाद आ जाएगी, कोई भी तादाद। अब ये तादाद फ़र्ज़ करते हैं, चलें मैं आपको फ़र्ज़ कर लेता हूँ, चलें ये हमारे पास 10 आ जाती है, 10 एटम आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 10 एटम जो है इनका कोई वज़न तो होगा, ज़ाहिर इनका कोई ना कोई मास तो होगा। अब ये 10 एटम आप वाटर के काउंट करें, उनका कितना मास होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का करें, नाइट्रोजन का करें, इनमें से जिनका भी आप मास 10 एटमों का मास कैलकुलेट करेंगे तो वो 1
मोल हो जाएगा, ठीक है, 1 मोल कहलाएगा। लेकिन आसान डेफिनेशन यही है कि जब हम उनके एटॉमिक मास यूनिट्स को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोल के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक दूसरी चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो जो दूसरी चीज़ है वो है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, इसको मैं पहले डिटेल में एक लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि कैलकुलेशंस इसकी कैलकुलेशंस जो है उनके साथ हमने कुछ डील करना है, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर हम इसको देख लेते हैं जी। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? दरअसल एवोगाड्रो नंबर को तो हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर, किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर जो एटमों की तादाद होती है, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल के अंदर जो है नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और आयन्स भी हो सकते हैं। तो 1 मोल के अंदर किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स, इनकी तादाद फिक्स होती है, और वो कितनी होती है जी? वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये इस फिगर के बराबर होती है, और ये जो नंबर है इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और इसको आमतौर पर लोग Na से जाहिर करते हैं, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर इसको कहा जाता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ 1 मोल के अंदर जो है वो एटमों की, मॉलिक्यूलों की, आयन्स की या फोटॉन्स की तादाद तो फिक्स हो गई। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने जो अभी सोडियम की बात की थी कि सोडियम जो है वो 23 ग्राम अगर हो तो वो 1 मोल के बराबर होता है। तो इसका मतलब है अगर ये 1 मोल है तो फिर इसके अंदर एटमों की तादाद हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगी। इस तरह अगर ऑक्सीजन की बात कर लें, वो ऑक्सीजन के एटमों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की नहीं, ऑक्सीजन के जब एटम की बात की जाएगी तो ये है जी 16 ग्राम, और ये 16 ग्राम बराबर है जी 1 मोल के। अच्छा, अगर ये 1 मोल के बराबर है तो फिर एटमों की तादाद इसमें हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगी। अच्छा, ये ऑक्सीजन का एटम और मॉलिक्यूल में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूँ। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज़ाहिर होता है O2, तो इसमें जो इसका जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जब मोलर मास की आप बात करेंगे तो वो हो जाएगा 32 ग्राम, होगा 32 ग्राम। तो ये 32 ग्राम फिर 1 मोल के बराबर हो जाएगा, किसका जी? ऑक्सीजन गैस का। ऊपर ऑक्सीजन के एटम है, नीचे ऑक्सीजन गैस। तो फिर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद, यानी ऊपर हमने कहा ना एटम, ये हैं एटम्स, यानी इतने एटम्स होते हैं 1 मोल के अंदर, यहाँ इतने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल्स के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएंगे जी 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन हम लिखेंगे जी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। इसी तरह अगर हम वाटर की बात कर लें, H2O की, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो H2O जो है उसका टोटल मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था और वो बन रहा था 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जो है वो बराबर है 1 मोल के। अगर ये 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है तो फिर इसके अंदर भी जो है वो पार्टिकल की तादाद फिक्स होगी, और वो होगी 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन आगे हम क्या लिखेंगे जी? मॉलिक्यूल्स, इसको हम मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं, इनमें और मोल में एक रिश्ता जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद इसकी मैं वजाहत करूँगा ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। मसलन हम स्टार्ट ले लेते हैं जी सोडियम से ही स्टार्ट, या कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर इसका टोटल मोलर मास कैलकुलेट किया जाए, आप जानते हैं जी कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन हैं तो ये 32 हो जाएगा, और अगर आप टोटल इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा जी 44 ग्राम। ये 44 ग्राम किसके बराबर हो जाएंगे जी? ये 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। और इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे जी? ये होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि अच्छा 44 ग्राम तो 1 मोल के बराबर होते हैं, और अगर ये 44 ना हो, ये हों जी 22 ग्राम, तो ये फिर कितने मोल के बराबर हो जाएंगे? तो आपके जहन में सीधा सीधा आ जाएगा जी हाँ जी ये तो हाफ मोल के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाफ मोल आप लिख लेंगे, हाफ मोल के बराबर हो जाएंगे। और पूछेगा जी इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है? तो आप कहेंगे जी अगर 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पर चूँकि आधा मोल है तो आधे हो जाएंगे, तो आप लिख लेंगे जी 3.01 इंटू 10⁻23, आप इस तरह लिख लेंगे। लेकिन
ये तो चूँकि हाफ़ की बात थी तो कैलकुलेशन आसान थी, लेकिन अगर कोई कहे जी अच्छा 44 ग्राम 1 मोल के बराबर होते हैं तो 1 ग्राम कितने के बराबर होते हैं, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ यार, इसको कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसके लिए हम एक रिलेशन, एक इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं। सिंपल सा है, आप इस तरह उसको देख सकते हैं जी। नंबर ऑफ़ मोल्स, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स ये बराबर हो जाएंगे इज़ इक्वल टू वेट इन ग्राम, ठीक है ना, वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आप भी कह सकते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं एटॉमिक मास और मोलर मास, ठीक है ना, आप कह सकते हैं एटॉमिक मास या मोलर मास। अब मैं थोड़ा सा इसको ज़रा कैलकुलेट करना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो इस तरह होगा कि जिस तरह अभी कार्बन की हम बात कर रहे थे ना, कि कार्बन के जी अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमारे पास ये 1 ग्राम हो तो इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, तो ज़ाहिर है ये ऊपर वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं वेट इन ग्राम्स जो है वो 1 आ गया, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई उसका जो मोलर मास है। एटॉमिक मास कब होगा, जब आप किसी एलिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मालिक्यूल है CO2 कंपाउंड है, इसकी बात करें तो इसका मोलर मास 44 होता है, तो आप 44 से इसको निकालेंगे, आप इसकी डिवीजन करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें सोडियम की अगर हम बात कर लें जी, सोडियम जो है उसके कोई बंदा कहता है जी मेरे पास है 40 ग्राम और इसमें कितने मालिक्यूल्स हैं, तो उसको भी आप ऊपर चले जाएं यहाँ इस इक्वेशन में आप लिख सकते हैं वेट इन ग्राम्स, ज़ाहिर है वो 40 है, तो 40 को आप जो है सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो सॉरी सोडियम का मोलर मास नहीं, सोडियम का एटॉमिक मास होगा, क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, तो कंपाउंड के केस में मोलर मास और एलिमेंट के केस में जी आप लिख लेंगे उनका एटॉमिक मास। तो आप इसको हल कर लेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो फ़िलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके साथ दूसरा लेक्चर जो है इसके साथ मुंसलिक है, उसको भी आपने लाजमी देखना है।